हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ज्ञान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर विकास शर्मा। बच्चों, आपको पता है हमने 12th क्लास केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने पहला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया है, जिसमें हमने 4 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारी 5वीं वीडियो है। बच्चों, अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिया है वो देखते हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग क्या होती है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया था हमने, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया था, जो कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे। बच्चों, हमने गैल्वेनिक सेल में बताया था गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, और उसी में ही हमने एग्जांपल दिया था डैनियल सेल इन गैल्वेनिक सेल। ओके बच्चों, अब हमने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे वर्क करता है, कि गैल्वेनिक सेल जो हमारा होता है वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में जो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, विद द हेल्प ऑफ सी कैसे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हमने बताया था कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अब हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकलता है, और वहीं से हमको पोटेंशियल पता लगता है इलेक्ट्रोड का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। ओके बच्चों, फिर हमने बताया था नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? नर्स्ट इक्वेशन में बताया था हमने कि कैसे हम नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे भी अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। फिर बात की थी गिब्स एनर्जी की। गिब्स एनर्जी में हमने बताया था फॉर्मूला ऑफ गिब्स एनर्जी, कैसे गिब्स एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ सेल, कैसे एक गिब्स एनर्जी है एक सेल की, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने में जो पोटेंशियल चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिविटी। बच्चों, हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया था, हमने बता भी दिया था कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बता दिया था रेजिस्टेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होती है, सब बता दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, मीन्स 4th वीडियो में। आज हम बात करेंगे कंडक्टिविटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि कंडक्टिविटी है उसके अंदर। वो डिपेंड करता है हमारे जो मटेरियल है, मटेरियल किस तरीके का है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम मटेरियल के डिपेंडेंसी से कैसे बता सकते हैं कि मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। मटेरियल बच्चों हमारे 4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक, या तो कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा, ठीक है बच्चों, या उसे कहते हैं कंडक्टर, या फिर कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएगा, जिसे कहेंगे इंसुलेटर। फिर हम कहेंगे कि ऐसा एक पॉइंट या फिर ऐसा कोई चीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा भी सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं भी करा सकता, और कह सकते हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। ठीक है बच्चों, तो उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग इनसे, जो कि एक साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है बच्चों, वो है हमारा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या करता है? सुपर कंडक्टर कंडक्टिविटी को दर्शाता है एट सर्टेन टेम्परेचर। कितना?
लो टेम्परेचर, लगभग 0 से कम। ओके बच्चों, और जिससे कि वो रेजिस्टिविटी, जो कि वो रेजिस्टिविटी को जीरो कर देता है, जिससे हमारी कंडक्टिविटी हाईली परफॉर्म होती है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा करंट हाई वैल्यू पे पहुंच जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो होती है विदाउट रेजिस्टेंस, मीन्स रेजिस्टेंस के बिना हमारी कंडक्टिविटी परफॉर्म होती है। इसे, इस तरीके की चीज को कहते हैं हम अपना सुपर कंडक्टर। अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस के बारे में। हमने बता दिया कंडक्टर क्या होता है, कि मेटल्स एंड देयर अलॉयज हैव अ लार्ज कंडक्टिविटी आर नोन एज अ कंडक्टर्स। ओके, जो कंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो कितनी होती है बच्चों? कंडक्टिविटी की रेंज दर्शाती है कि वो कितनी ओम्स सेंटीमीटर है, मतलब कितनी ओम्स मीटर तक अपनी कंडक्टिविटी को फ्लो कर सकता है। ठीक है बच्चों, मतलब कहाँ तक वो, कितनी दूर तक हमारा कंडक्टर कंडक्ट करा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है बच्चों, उसकी रेंज है हमारी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 तक, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स की। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि हम कह सकते हैं वो एग्जाम्पल जो कि कंडक्टिविटी को परफॉर्म कराए उसे कहते हैं कंडक्टर के एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, कंडक्टर जब हमने कहा तो उसके अंदर मेटल तो आएंगे, क्योंकि हमको पता है मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अलॉयज भी होते हैं मेटल के, जो कि मेटल से ही बने होते हैं, वो भी क्या कराते हैं, कंडक्टिविटी को परफॉर्म करा सकते हैं, कंडक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं, उसे कहते हैं हम अलॉयज ऑफ मेटल। अब कुछ ऐसे नॉन मेटल भी हैं जैसे कि कार्बन, और जैसे कार्बन की जैसे अलॉय, ठीक है बच्चों, वो होते हैं जो कि रूप जो है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट कंडक्टिविटी को परफॉर्म कराता है एट सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों जी, अब हम बात करते हैं और कंडक्टर्स के एग्जांपल्स की। हम कह सकते हैं कि कुछ पॉलीमर्स हैं जो कि कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि हमारा है पॉलीनिल और पॉलीपायरोल। ये हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स हैं जो कि कंडक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, हम कह सकते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए बच्चों, ये है हमारा एग्जाम्पल हमारा कंडक्टर का, और ऐसे ही ये देखो, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी को परफॉर्म कराता है। ऐसे ही कुछ हमारे मटेरियल्स भी होते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, और कह सकते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारी कंडक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं, जो कि है हमारे, ये देखिए, ये एक क्रिस्टल फॉर्म का है, हम कह सकते हैं पाउडर फॉर्म का है, जो कि कंडक्टिविटी को परफॉर्म कराता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं? हमको पता है, जो कंडक्टिविटी को परफॉर्म ना कराए, या फिर हम कह सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने दे, उसे कहते हैं इंसुलेटर। डेफिनेशन की बात करते हैं, सबस्टेंस लाइक ग्लास, सेरेमिक एटसेट्रा हैविंग अ वेरी लो कंडक्टिविटी आर नोन एज अ इंसुलेटर। हमने कहा कि जैसे कुछ चीजें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को परफॉर्म नहीं कराती, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराती, उन्हें कहते हैं हम इंसुलेटर। बच्चों, उनमें हमारी बहुत सारी चीज आती है, लकड़ी आती है बच्चों, ठीक है, माइका आती है। माइका क्या होती है बच्चों? माइका जो हमने देखा है ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें जो एक ब्राउन से कलर का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जो कि हमारी तार्स होती हैं, जो वायर्स होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए लगा होता है। ठीक है बच्चों, वो होता है हमारा माइका, ठीक है बच्चों, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो अपने अंदर से नहीं कराता। ठीक है बच्चों, और पर वो वहां उस जगह पे, मतलब ट्रांसफार्मर में क्या करता है, एक इंसुलेटर काम करता है, एक नॉन कंडक्टर का काम करता है, जिससे कि हमारी जो तारें होती हैं वो सेपरेट भी हो जाएं। ठीक है बच्चों, और हमारी कंडक्टिविटी भी अच्छी तरीके से चलती रहे विदाउट एनी इंटरप्शंस। अब बात करते हैं बच्चों अपनी रेंज ऑफ इंसुलेटर के बारे में। रेंज कितनी होती है इंसुलेटर की? बच्चों, इंसुलेटर की जो रेंज होती है वो 10 की पावर -20 से लेके 10 की पावर -10 ओम
इनवर्स, मीटर इनवर्स तक होती है बच्चों। और यह है हमारा एग्जाम्पल हमारा इंसुलेटर का, ये हमारे लगे होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर्स पे, तुमने देखे होंगे बच्चों पक्का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। बच्चों सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी कराए। हमने देखा है जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें भी कुछ सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि हमारे हैं, देखिए ये हमारा सिलिकॉन है, ये हमारा सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, ठीक है जी, ये आर्सेनिक है। ये सभी जो हमारे ब्लू कलर्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये क्या है हमारे, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर्स के, जो कि हमारे ना तो मेटल्स में आते हैं ना ही नॉन मेटल्स में आते हैं, जो कि बीच की कड़ी है दोनों की। ओके, हमारी डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर की देखिए बच्चों, सबस्टांस लाइक सिलिकॉन, ये हमने बता दिया है, डिप्ड सिलिकॉन्स एंड द जर्मेनियम आर्सेनाइड हैव अ रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 1 to 10⁶ ओम सेंटीमीटर आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। मतलब इसने कहा जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो रेंज होती है 1 से लेके 10⁶ ओम सेंटीमीटर तक उसकी रेजिस्टिविटी की रेंज होती है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। हमने पहले ही बता दिया एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए हमने बताया कि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि हम आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये होते हैं, इनसे बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो हमको पता है जो हमारी चिप सेट होती है, ये जो हमारा ये है हमारी चिप सेट है, ये क्या है बच्चों, ये हमारी सिलिकॉन से बनी हुई है चिप्स होती हैं, मतलब सिलिकॉन से बने हुए मटेरियल होते हैं जो कि कंडक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं एट हाई टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं बच्चों, सुपर कंडक्टर जो कि कंडक्टिविटी तो कराए पर रेजिस्टिविटी को जीरो कर दे, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस को जीरो कर दे। ठीक है बच्चों, मतलब जो हमारा कंडक्टर होगा वो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा विदाउट लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, विदाउट लॉस ऑफ एनी चार्ज। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर सकते हैं कि सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं। द सबस्टांस हैविंग अ जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी आर सुपर कंडक्टर। ओके बच्चों, अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टर के। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों हमारे सुपर कंडक्टर के, जैसे कि हम कह सकते हैं, इसमें नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल लूँगा मरकरी का। मरकरी जो होती है एट सर्टेन टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, हमको पता है मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है बच्चों, मतलब हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है 25°C, उस पर मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है। और एक वेरी लो टेम्परेचर पे हमारी मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। हमारी मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, जो कि कंडक्टिविटी को कराता है विदाउट रेजिस्टिविटी के कंडक्टिविटी को परफॉर्म कराता है। ओके बच्चों, और नंबर ऑफ सर्मिक मटेरियल है, बहुत सारे सर्मिक मटेरियल मतलब मिट्टी से बने हुए मटेरियल्स होते हैं, मिक्स विद मेटल ऑक्साइड, जो कि मेटल ऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं। एट टेम्परेचर बताया इन्होंने कितना, 150 केल्विन। हमको पता है 0°C जो हमारा होता है, 0°C वो हमारा होता है वह 273 केल्विन के बराबर होता है, और ये है हमारा 150 केल्विन। तो हम बता सकते हैं कि कितना डिग्री कम हो सकता है, तो ये है हमारा लगभग -123 डिग्री, मतलब 123°C पे हमारी जो सर्मिक है मटेरियल विद द मिक्सिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड के साथ क्या दिखाते हैं, दिखाते हैं क्या, सुपर कंडक्टिविटी। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे एमसीक्यूज, जो हमने अभी तक पढ़ा है, हमने एमसीक्यूज लिए हैं उसके। ठीक है बच्चों, एमसीक्यू क्या है, देखिए बच्चों, एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर, इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बताइए बच्चों, हमारा इन चार ऑप्शन में से सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक में से कौन सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जो आंसर है हमारा ऑल।
ऑल ऑफ अबव, हमको पता है ये सभी के सभी हमारे सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ कंडक्टेंस। टाइप ऑफ कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस कितने टाइप की होती है बच्चों। बच्चों जो कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, हमको पता है। तो उसको कितने प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, मतलब कितनी टाइप में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट है हमारा मेटालिक कंडक्टेंस, जिसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। बच्चों जो हम मेटालिक कंडक्टेंस कहते हैं मतलब है किसी मेटल के अंदर जो कंडक्टिविटी हुई है, जो मेटल के अंदर जो कंडक्टेंस हुई है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं मतलब किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के द्वारा होने वाली कंडक्टेंस को हम मेटालिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं दूसरी, हमारा जो दूसरा टाइप है कंडक्टेंस का क्लासिफाई फॉर्म का, वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होने वाली कंडक्टेंस के बारे में बात करेगी, जो कि होती है हमारे ड्यू टू दी आयंस फ्लो, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दी आयंस डिसोसिएशन, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होने पर जो आयंस हमारी कंडक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके बच्चों, नाउ हम बात करते हैं हमारी मेटालिक कंडक्टेंस के डेफिनेशन के बारे में। हमारी मेटालिक कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द मेटल इज कॉल्ड द मेटालिक कंडक्टेंस। हमको पता है जो कंडक्टेंस होती है मेटल के थ्रू से कहते हैं मेटालिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ये किस वजह से होती है बच्चों, ये होती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं उनकी वजह से होने वाली कंडक्टेंस को, उनकी वजह से होने वाली कंडक्टिविटी को हम कहते हैं हमारी मेटालिक कंडक्टेंस। बच्चों अब हम बात करते हैं किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है हमारी मेटालिक कंडक्टेंस। बच्चों देखो फैक्टर मीन्स क्या क्या हमारे फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं कंडक्टिविटी को या कंडक्टेंस को होने में। फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द सबस्टेंस, मतलब नेचर ऑफ द सबस्टेंस मीन्स सबस्टेंस किस तरीके का है, मतलब कोई मेटल है जो हमारी, या फिर हम कह सकते हैं कोई हमारा कंडक्टर है वो किस तरीके का है, ये डिपेंड करता है, ठीक है जी। मेटल जो हमारा कंडक्टर होता है वो किस तरीके का है, ये डिपेंड करता है कि कंडक्टिविटी जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो किस तरीके से हुई। दूसरा हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की, जो मेटल है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। हमको बता सकते हैं कि हर एक मेटल्स का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, तो हम बात कर सकते हैं कि जो भी मेटल है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी मेटालिक कंडक्टेंस, और हमारे नेचर ऑफ द मेटल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ द मेटल्स के ऊपर किस तरीके से, जैसे कि हम कह सकते हैं जो हमारा सिल्वर होती है, जो हमारी चांदी की बोलते हैं जिसे हम सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर जो होती है वो हाईली कंडक्टिव मेटल है। वहीं जो हमारा आयरन है वो सिल्वर से लो कंडक्टिव मेटल है, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंड करती है कंडक्टिविटी मटेरियल के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, जिस तरीके की वो है, या फिर हम कह सकते हैं जिस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है बच्चों। अब हम बात करते हैं और किस पॉइंट पे डिपेंड करती है हमारी मेटल की कंडक्टेंस। बच्चों दूसरा है हमारा वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, ठीक है बच्चों। कौन, मेटालिक कंडक्टिविटी। जितने ज्यादा, देखो हमको पता है जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं वही उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा आयरन होता है, हमारा एटॉमिक नंबर वो होता है 26, और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है 4s2 3d6, मीन्स उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मेटालिक कंडक्टेंस के, जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है
हमारा मेटालिक कंडक्टेंस। बच्चों देखो, हमको पता है जो टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, उतना ही क्या हो जाएगा, हमारी जो कंडक्टिविटी है, मेटालिक कंडक्टेंस है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि हमको पता है जितना ज़्यादा कोई तार गर्म होती चली जाती है, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस, मतलब उतना ही अधिक रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। जितनी ज़्यादा गर्म होगी मतलब उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो जो हमारे को मिल रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे मेटालिक कंडक्टेंस के बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारा कंडक्टर, हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंपोजिशन ऑफ द मेटालिक कंडक्टर होती है वो अनचेंज रहती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो कंपोजिशन ऑफ द मेटालिक कंडक्टर की कंपोजिशन है वो हमेशा अनचेंज रहती है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बच्चों हमने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस तरीके से डिपेंड करती है। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम कंडक्टेंस को पढ़ेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में, कैसे एक टूट जाएगा, आयन में डिसोसिएट हो जाएगा और वो हमको इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टेंस को देगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन के बारे में। बच्चों उससे पहले मैं बताऊंगा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो कैसे आती है। मैंने बताया अभी किससे, कि भाई आयंस के एक्सचेंज से हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आती है। तो ऐसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को हम आयनिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस। बच्चों ये हमने बताया कि भाई जो हमारी कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक वो डिपेंड करती है फ्लो ऑफ आयंस पे। ठीक है जी, अब बात करते हैं जो कंडक्टेंस है हमारी वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों। सबसे पहले वही कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कैसे डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बच्चों हम बता सकते हैं कि जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो किस नेचर का है या फिर हम कह सकते हैं किस मटेरियल से मिलके बना है वो इलेक्ट्रोलाइट, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जब वो आयंस में टूट जाएगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो वहां से पता लगेगा उसमें आयनिक फ्लो ऑफ आयंस करने की कितनी क्षमता है। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है आयंस के फ्लो पे। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट है हमारा साइज ऑफ द सॉल्वेशन ऑफ द आयंस फॉर्म द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब साइज में वो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो किस साइज में टूटा है, मतलब कितने साइज का था। जैसे हम कह सकते हैं हमारा जिंक सल्फेट है वो हमको दो भागों में टूटता है, Zn2+ और SO4 2-। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जो हमारा नेचर है सॉल्वेंट का वो भी डिपेंड कर सकता है कि सॉल्वेंट का कैसा ले रखा है। देखिए बच्चों जो हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे जिंक है बच्चों, और इसका नेचर कैसा है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितनी इलेक्ट्रिसिटी का या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो कंडक्टेंस है वो कितना। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मींस कंसंट्रेशन कैसी है इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। हम बताएंगे टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है किस तरीके से डिपेंड करेगी। बच्चों टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के होने में।
जैसे कि हम कह सकते हैं यदि हमारा इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारी कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी चेंज हुई तो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। बच्चों, आयनिक सॉल्यूशन के अंदर हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं आयंस की, ये बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि हम एक वायर के अंदर, एक सॉलिड के अंदर, एक मेटल के अंदर तो हम कंडक्टिविटी को देख सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रैवल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अमीटर, मतलब कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, अमीटर की हेल्प से देख सकते थे हम। ठीक है बच्चों, पर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये नहीं देख सकते थे कि उसके अंदर कितने आयंस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम क्या अराइज हुई वो देखते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हुई है, पहली प्रॉब्लम है हमारी कि हम डीसी करंट, जो हमारा डायरेक्ट करंट है, उसका यूज करते थे अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। जब हम डीसी करंट का यूज करते थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था वो डिकम्पोज हो जाता था बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के डिकम्पोज हो जाने के कारण हमारा जो आयन हैं उनका मेजरमेंट नहीं हो पाता था। सेकंड हमारी जो प्रॉब्लम आई वो थी हमारी, हमको पता है कि हम कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम किसी भी ब्रिज से, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हम गैल्वेनिक सेल में ब्रिज यूज करते थे उससे हम कनेक्ट नहीं रखते थे। मतलब उसके अंदर गैल्वेनिक सेल में जब हम गैल्वेनिक सेल यूज करते थे तो हम एक ब्रिज से कनेक्ट रखते थे गैल्वेनिक सेल को। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, हमारे पास कोई ऐसा ब्रिज नहीं होता, कोई ऐसा ब्रिज यूज नहीं करते, कोई ऐसी वायर यूज नहीं करते जिससे कि हम निकाल सकें उसकी क्या कंडक्टेंस, उसकी कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, यहां कोई भी ऐसा वायर, कोई भी ऐसा ब्रिज यूज नहीं किया जाता जिससे कि हम उसकी कंडक्टेंस को निकाल सकें। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई। तो हमने सोल्व कैसे की बच्चों इस प्रॉब्लम, हमने सोल्व की इस प्रॉब्लम को, हमने डीसी की जगह एसी करंट को प्रेफर किया। ठीक है बच्चों, हमने डीसी की जगह, डायरेक्ट करंट की जगह अल्टरनेटिव करंट को या फिर अल्टरनेटिंग करंट को प्रेफरेंस दिया, जिसके कारण जो हमारा डिकम्पोजिशन हो रखा था इलेक्ट्रोलाइट का वो हमारा होना बंद हो गया। ठीक है बच्चों, और दूसरी पॉइंट पे हमने क्या किया, एक डिजाइन विसल का यूज किया, जिससे कि हमने अपनी कंडक्टेंस को नापना, या फिर हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की मेजरमेंट को करना सीखा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे जो कंडक्टिविटी सेल है इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए बच्चों, इसके अंदर जो हमारी रोड यूज की जाती है वो लेंथ होगी इसकी L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा A, और लेंथ को हम मापते हैं हमारी SI यूनिट में मीटर में, और SI यूनिट में एरिया को मापते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो रेजिस्टेंस निकल के आएगी वो होगी रो लेंथ अपॉन एरिया। अब देखिए यहां से जो रेजिस्टेंस निकल के आई ये हमारी रेजिस्टेंस, ये हमारा रो, ठीक है, और ये हमारा एरिया, सॉरी लेंथ, और ये हमारा एरिया। ओके बच्चों, यहां से जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आई तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, देखिए हमने ब्लैक प्लेटिनम का उसके ऊपर कोटिंग की है रोड के ऊपर, और एरिया हमारा है A, और लेंथ है हमारी L। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमने रेजिस्टेंस निकल के आई है जो कि हमारी आई है ये। अब देखिए बच्चों, जो हमारा रो है हम उसको लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की फॉर्म में 1/K। हम कह सकते हैं जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो 1/रो होती है।
ठीक है। तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो थी उसकी जगह पे यूज़ कर लिया ये 1/k या फिर 1 स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, तो हमने लिख लिया इसको R इज इक्वल टू 1/k L/A। ठीक है बच्चों, तो हमने जब इसको ये लिखा तो ये जो हमारा k है ये कहाँ चला गया, ऊपर, जो कि बना लिया इसने RK इज इक्वल टू L/A। बच्चों ये जो हमारा L/A आया है निकल के, ये हमारा सेल कांस्टेंट, क्या हमारा सेल कांस्टेंट, जो कि हर एक सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो हर एक सेल के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके पावर की, तो उसे कहते हैं सेल कांस्टेंट या फिर पावर कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं जी G डैश से या फिर G स्टार से। ठीक है, देखिए हमारा सेल कांस्टेंट जिसको हम डिनोट करते हैं जी G डैश से। ठीक है, अच्छा जी, जो उसकी हम यूनिट बताएं हमारे सेल कांस्टेंट की, वो होती है जी हमारी कितनी, मीटर इनवर्स इन SI यूनिट, और CGS यूनिट में होती है ये सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है जी, KCl, कंसंट्रेशन ऑफ KCl। देखिए बच्चों, ये जो हमारा सेल है, जो हमारा इसके अंदर कंडक्टिव सेल है, इसके अंदर हम हमेशा KCl को ही यूज़ करते हैं। KCl कंसंट्रेशन की बनाए रखने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम KCl को ही यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो कंडक्टिविटी है कांस्टेंट आती है। ओके, तो हमने यहाँ यूज़ किया है KCl का। तो हम बात करते हैं, यदि हम KCl को लें, एक कांस्टेंट वैल्यू पे लें, तो हमारी मोलैरिटी क्या आएगी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी। ठीक है जी, कंडक्टिविटी क्या आएगी, और हम कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी एक फिक्स्ड वैल्यू पे है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा KCl जब हम यूज़ करेंगे तो हमको हमेशा एक पैटर्न में यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एक तरह की आए। जैसे कि हमारी कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी किस तरीके की लेंगे, यदि हमने मोलर जो हमारी कंसंट्रेशन है वो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, तो हमारी कंडक्टिविटी आएगी S अपॉन सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही यदि हम मीटर में लेंगे, मतलब ये लिए हमने CGS में और ये लिए हमने SI में, यदि हम SI में लेंगे तो हमारा साइमन अपॉन मीटर। ओके बच्चों, तो जो कैसे लेंगे, देखिए ये हमारी हमने ली 1 मोल सेंटीमीटर क्यूब की हमने मोलैरिटी ली, तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी आएगी वो आएगी 0.1113 साइमन अपॉन सेंटीमीटर की कंडक्टिविटी। ठीक है जी, और हमारी इसी तरीके से जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी आएगी, जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो हमारी आएगी 111, मतलब 111.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल। ठीक है, ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी है। इसी तरीके से हमको याद रखनी है हमारे ये दो। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारी जो वैल्यू है इनको याद रखना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम तीसरा एक और पॉइंट है इसमें, ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने MCQs के बारे में। हमारा पहला MCQ है, देखिए, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन आर सेम देन इट्स सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू। सेल कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, यदि हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और जी हमारी कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन सेम आ जाएगी। तो हमको पता है जब दोनों चीज़ सेम आएंगी तो हमारी जो कांस्टेंट की आएगा वो आएगा हमारा कितना,
कि 1 आएगा जी। क्या आएगा आंसर इसका? हमारा 1 आएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब तुमको करना है बच्चों इसको, मैं क्वेश्चन को दिखाने के बाद तुम अपना पॉज कर लेना वीडियो को और अपना अटेम्प्ट करना, फिर आंसर देखना मेरा। ठीक है, देखिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की यूनिट बतानी है, अभी बताया मैंने, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मीटर, सेकंड ऑप्शन ओम मीटर, थर्ड ऑप्शन है मीटर इनवर्स, फोर्थ ऑप्शन है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो सिंपल आंसर है मीटर इनवर्स। अभी बता के हटा हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लो ऑफ आयंस, सेकंड ऑप्शन है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड फ्लो ऑफ सब्सटेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा फ्लो ऑफ सब्सटेंस एंड आयंस। बच्चों सीधा सा आंसर है, हमारी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हमारी कंडक्टेंस होती है वो किसकी वजह से होती है? अब बता के हटाऊँ, पॉज कर लो वीडियो को, आंसर दो, फिर मेरा आंसर देखना। बच्चों फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होती है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना फोर्थ पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, बताओ। दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन के ऊपर, तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ आयन के ऊपर, चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर। बच्चों ये इन सभी के ऊपर डिपेंड करती है, हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किन के ऊपर डिपेंड करती है, इन सभी के ऊपर डिपेंड करती है। आंसर सिंपल होगा, हाँ, तो हमारा आंसर है क्या? डी। ठीक है बच्चों, आंसर है हमारा डी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बताओ कि हमारी क्या गलती है, हम उस गलती को सुधारेंगे जिससे कि अगली बार जो वीडियो बनेगी उसको अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से बना सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमारी आने वाली सेकंड वीडियो, मतलब इससे बाद आने वाली वीडियो को देखना मत भूलें, जो कि हमारी होगी मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, और जल्दी ही हम एक नया सरप्राइज़ भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।